Hello, welcome and assalamu alaikum. Welcome back to this beautiful channel of JK Bose Foundation classes and we are back with another important session और आज के सेशन में हम क्लास 8 की का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज फ्रिक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं और दिस सेशन इज गोइंग टू बी वन शॉट और इसमें हम क्लास 8 की कंप्लीट फ्रिक्शन या इन जनरल फ्रिक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रिक्शन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स कॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम पहले जानने की कोशिश करेंगे फ्रिक्शन क्या है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन है, क्यों मतलब फ्रिक्शन क्यों एग्जिस्ट होती है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स, और उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट हाउ टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रिक्शन। जब हमने ये जानने की कोशिश हम जब जानेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या है और एडवांटेजेस क्या है, फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है और डिक्रीज कैसे किया जा सकता है। फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट पे हम देखेंगे फ्लूइड्स के केस में फ्रिक्शन कैसे बनती है और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट दिस फ्रिक्शन इज। फ्रिक्शन क्या होती है? The opposition offered to the motion of body when it moves or tries to move related to the surface or body with which it is in contact is called friction. तो फ्रिक्शन क्या होती है? ये अपोजिशन होती है। किसकी अपोजिशन? ये मोशन की अपोजिशन, बट ऑल मोशन की अपोजिशन है नहीं है। जब एक बॉडी जो दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में है, जब दो बॉडी जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव करना चाहती हैं, तो जब ये बॉडी फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी विद रेस्पेक्ट पहले तो मेरे हैंड के कांटेक्ट में है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है और फिर वन ऑफ द बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी मूव करना चाहेगी, तो आपको लगेगा कि वहां से अपोजिशन आती है और उसी अपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन सिंपली आप याद रखेंगे, जब दो बॉडीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव करेंगी या मूव करना चाहती हैं, तब वहां से उस मोशन को अपोजिशन मिलती है और उसी अपोजिशन को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन। समझ में आई बात? द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्रिक्शन उसी को हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। बात याद रखेंगे, जब दो बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राउंड है और इसके ऊपर हमने एक बॉडी को रखा है। अब ये दो बॉडीज क्या है? कांटेक्ट में। फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड तो रेस्ट में है ही और ये बॉडी जो है ये भी अभी रेस्ट में है, बॉडी भी मूव नहीं कर रही। बट जो ही ये बॉडी मूव करना चाहेगी या मूव करेगी, फॉर एग्जांपल मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये आगे की तरफ फोर्स मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं, जो ही मैं इस पे फोर्स अप्लाई करना चाहूंगा उसी वक्त मुझे लगेगा कि वहां से एक अपोजिशन लग रही है, एक अपोजिट फोर्स लग रहा है। उसी अपोजिट फोर्स को जो इस बॉडी पे लग रहा है, जब ये बॉडी मूव करना चाहती है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, तब हम कहते हैं कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, जो इसको अपोजिशन मिल रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। और ये फोर्स जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस इंपीडिंग और रिलेटिव मोशन। बात याद रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं लगता। फ्रिक्शनल फोर्स लगने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले दो बॉडीज क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के कांटेक्ट में, और दूसरी बात फ्रिक्शनल फोर्स का नाम भी है कांटेक्ट, मतलब इसका टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, इसको हम कहते भी हैं कांटेक्ट फोर्स। ये तब तक नहीं एग्जिस्ट होता जब तक दो बॉडीज कांटेक्ट में ना हो। जो ही दो बॉडीज कांटेक्ट में हो, फिर उसके बाद ये एक दो बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रही होंगी या मूव करना चाहती हैं। बात समझ में आई? पहले तो कांटेक्ट जरूरी है, फिर कांटेक्ट होने के बाद अब जो दो बॉडीज कांटेक्ट में है बट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव नहीं कर रही, तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगी। बट जो ही विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर दे ट्राई टू मूव और मूव, तब वहां से अपोजिशन आती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन। इसीलिए हमने कहा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट इंपीडिंग मोशन, उस मोशन को कहते हैं जो होने वाली है। और रिलेटिव मोशन, या तो ये रिलेटिव मोशन को रोकती है, मतलब जो मोशन अभी दो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर जो एक कांटेक्ट में विद रिस्पेक्ट अभी मूव कर रही हैं, बॉडीज बिटवीन द बॉडीज, if a body is at relative rest and no pulling force is acting on the body, then frictional force does not act on the body. अब दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है और एक दूसरे विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर रेस्ट में है, और हम इन दो बॉडीज में से किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे,
तब तक जब तक ये दो बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर रेस्ट में हैं और हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। समझने की कोशिश करेंगे, यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक ये रेस्ट ग्राउंड है और इस पे बॉडी अब एक है रेस्ट। ठीक, बात याद रखेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले दो बॉडीज शुड बी इन कांटेक्ट, सबसे पहली बात। और उसके बाद दो बॉडीज दे शुड मूव or try to move with respect to each other, बात याद रखिए। फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स का दूसरा एक इट्स अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, बात समझ में आई? तो दो बॉडीज अभी क्या है, कांटेक्ट में तो आई, बट सिर्फ कांटेक्ट ही जरूरी नहीं है, उसके बाद क्या होना चाहिए? ये दो बॉडीज या तो विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रही हैं, या अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट अब ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तब भी इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शनल फोर्स तब तक नहीं लगता जब तक दो बॉडीज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव कर रही हैं या मूव करना चाहती है। मतलब मूव कब करना चाहेंगी? जब मैं इसमें फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं बट ये भी मूव नहीं हो रही है, तब भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये बॉडी तो आगे जानी चाहिए बट नहीं जा रही, क्योंकि अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। और फिर दूसरी बात, या तो विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रही हैं या मूव करना चाह रही हैं। अगर बॉडी सिर्फ एक बॉडी यहां पे रेस्ट में है बट ये मूव भी नहीं करना चाहती, अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये बॉडी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में, और मूव करना भी नहीं चाह रही, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? नो फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां पे फोर्स अभी मैं लगा रहा हूं, बॉडी मूव नहीं कर रही, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा केस है, यहां पे बॉडी क्या है? ये बॉडी विद रेस्पेक्ट टू दिस बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो यहां पे भी क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इस वाले केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, बाकी इन दो केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। ये बात आप याद रखें। Frictional force acts tangential to the surface in contact and in the direction opposite to the direction of relative motion of the bodies. ये बात भी आप याद रखेंगे। अब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा है? अब हमें देखना कि फ्रिक्शनल फोर्स तो हमें पता है कि कैसे लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है वही हमें देखना। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में कौन क्या हो रही है, उस डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा है जिस डायरेक्शन में हो रही है रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, ये बॉडी रेस्ट में और ये बॉडी यहां की तरफ मूव कर रही है, तब रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहां की तरफ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक तो पैरेलली लग रहा है, सरफेसेस के पैरेलल लग रहा है, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसके पैरेलल लग रहा है, और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे अब कहूं ये दो बॉडीज है, ये बॉडी विद वेलोसिटी v चल रही है और इसके ऊपर एक बॉडी है विद वेलोसिटी v चल रही है, जरा बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कहां की तरफ लगेगा? सर, यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं है, यहां पे ये दो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर क्या है? रेस्ट में, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कंडीशन ही है कि बॉडी शुड मूव और ट्राई टू मूव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में क्या नहीं होनी चाहिए? रेस्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे की रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तब दो बॉडीज पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, जैसे यहां पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? जिस डायरेक्शन में, फिर से एक बार यहां पे भी देखेंगे। एक और केस, यहां पे ये बॉडी जो है, ये वाली बॉडी यहां की तरफ मूव कर रही है, ग्राउंड यहां की तरफ मूव कर रहा है, बोलो इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स कहां की तरफ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स किसको अपोज करता है? ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। बोलो रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? अब ये बॉडी रेस्ट में, जरा बोलो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस बॉडी पे फ्रिक्शनल फोर्स यहीं की तरफ लगेगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है, अपोज करता है किसको? रिलेटिव मोशन को। जरा बोलो यहाँ पे रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, इस बॉडी पे फोर्स कहाँ की तरफ लग, इस बॉडी, ये बॉडी भी रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी। जब ये बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी तो ये बॉडी यहाँ की तरफ जाएगी, यहाँ की तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो याद रखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स किसको अपोज करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक, ये थी कुछ फ्रिक्शन के बेसिक पॉइंट्स। नेक्स्ट इज काज ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे, क्यों एग्जिस्ट होती है, क्यों आती है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ड्यू टू द रफनेस ऑफ द surfaces which look smooth actually contain lots of small projections which interlock into one another, thus cause friction। फ्रिक्शन जो है ये असल में किसकी वजह से आती है? रफनेस ऑफ सरफेसेस की वजह से। जो सरफेसेस आपको स्मूथ लग रही हैं, एक्चुअल में वो स्मूथ नहीं होती हैं, उनकी प्रोजेक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉडी, इस बॉडी की यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस है, और उस जो इसके ऊपर बैठी है बॉडी, उसमें भी ये प्रोजेक्शंस है। ये प्रोजेक्शंस एक दूसरे में इंटरलॉक होती है। जैसे इस हैंड की प्रोजेक्शंस है, फिंगर्स बाहर की तरफ, इस हैंड की भी, ये दो एक दूसरे में क्या कर रही हैं? फिट हो जाती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं। अब अगर मैं विद रेस्पेक्ट टू वन इनको मूव करवाना चाहूं तो ये मूव नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये इंटरलॉक हो जाती हैं और बॉडी आगे की तरफ नहीं जा पाती है। ये बात समझ में आई? फ्रिक्शन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द। अब ये पहला रीजन था, ड्यू टू प्रोजेक्शंस। और इस प्रोजेक्शंस में इंटरलॉक होने के बाद फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। ये मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड्स बनाती है और फर्दर फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। ठीक, तो इनको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस मींस जब दो डिफरेंट बॉडीज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तब हम कहते हैं उसको एडहेसिव फोर्स। तो इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स और इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। पहले तो ये एक दूसरे के प्रोजेक्शन में बंद हो जाती है और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ क्या बनाती है? बॉन्ड बनाती है, और इसी की वजह से फ्रिक्शन आकर होती है। तो ये था कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड्स। फ्रिक्शन किस किस चीज पे डिपेंड करती है? सबसे पहले फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मटेरियल और रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन डिपेंड करता है मटेरियल और रफनेस ऑफ द सरफेस। बात समझ में आई? अगर ज्यादा रफ सरफेसेस है, ज्यादा प्रोजेक्शंस हैं तो ज्यादा फ्रिक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात। और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया एक तो अगर ज्यादा प्रोजेक्शंस होंगी, ज्यादा इंटरलॉकिंग, ज्यादा फ्रिक्शन। और दूसरी बात मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल एक दूसरे के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं, तब ज्यादा फ्रिक्शन होगी। सब ज्यादा यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगी। अगर ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल एक दूसरे के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बनाता तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो वीक होगा और फ्रिक्शन कम होगी। सिंपल सी बात है, तो फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो मटेरियल पे और रफनेस ऑफ द सरफेसेस पे। तो इस मटेरियल और रफनेस को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। और म्यू हमें क्या बताता है? मटेरियल कैसा है और रफनेस कैसी है। अगर मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है एक दूसरे के साथ, या रफनेस ज्यादा है, तो म्यू क्या होगा? ज्यादा, ऑब्वियस सी बात। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ हार्ड टू बॉडीज आर प्रेसिंग ईच अदर। दूसरी बात, फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि एक दो बॉडी जो कांटेक्ट में, ये एक दूसरे को कितनी जोर से प्रेस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा हैंड है, अब यहाँ पे मार्कर है, मैं इसको आगे धकेल रहा हूं तो ये आसानी से आगे की तरफ जा रहा है। बट ध्यान दें, अगर मैं इसको ऐसे दबा के फिर आगे ले जाऊं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पे भी डिपेंड करता है कि ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कितनी जोर से एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं। ज्यादा जोर, अगर आहिस्ता से प्रेस कर रहे हैं तो इजीली मूव करेगा, अगर जोर से प्रेस कर रही हैं तभी इजीली मूव आगे नहीं कर पा रही। तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आई? इसको एन से डिनोट किया जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू इंटू एन। म्यू मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन मीन्स, म्यू हमें बताता है मटेरियल कैसा है और रफनेस कैसी है, और एन हमें बताता है दो बॉडीज कितना एक दूसरे को प्रेस करती हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स पे आप याद रखेंगे म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ द बॉडीज इन कांटेक्ट। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस ऑफ कांटेक्ट कितना भी हो, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हमें लगता है कि जो ज्यादा फैली हुई बॉडी होगी उसकी ज्यादा फ्रिक्शन है ना। फ्रिक्शन सिर्फ डिपेंड करता है दो बॉडी एक दूसरे को कितना हार्ड प्रेस कर रही हैं, और दूसरी बात म्यू पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट,
टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, अब हमें नेक्स्ट जो है दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। फ्रिक्शन जो है मेनली ये दो टाइप्स के, एक हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी होती है रोलिंग फ्रिक्शन। याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन दो टाइप्स की है, एक हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरी होती है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब आती है और रोलिंग फ्रिक्शन कब आती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी और सरफेस विद व्हिच इट इज इन कांटेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगती है जब दो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर स्लाइड कर रही हो। अब ये स्लाइडिंग क्या होती है? स्लाइडिंग मोशन एक ऐसी टाइप की मोशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें इस बॉडी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये वाला यहां पे जो है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे हैं ना, तब बॉडी को हम कहते हैं ये है स्लाइडिंग मोशन। क्या कर रही है? स्लाइडिंग मोशन। किस मोशन में? स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन तब कहा जाता है जब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ये तभी लगती है जब कोई बॉडी स्लाइडिंग मोशन में है। स्लाइडिंग मोशन किसे कहते हैं? जब दो बॉडीज के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर या तो मूव कर रहे हैं या मूव करना चाहते हैं। तो बात समझ में आई? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगती है? याद रखेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगती है, ये वो टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स है जब दो बॉडीज जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे हैं या मूव करना चाहते हैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है स्लाइडिंग मोशन में या स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है। टोटल बॉडी की मोशन, टोटल बॉडी की मोशन हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किससे पड़ता है? फर्क किससे पड़ता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहे हैं कि नहीं। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रहे हैं या मूव करना चाहते हैं, तभी लगती है फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या लगती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोज किसको करती है? स्लाइडिंग मोशन को। स्लाइडिंग मोशन कौन सी मोशन होती है? जब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव करते हैं या मूव करना चाहते हैं। ये बात आप याद रखें। स्लाइडिंग फ्रिक्शन अपोजेस स्लाइडिंग मोशन। अभी मैं कह रहा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको अपोज करती है? स्लाइडिंग मोशन को। ये बात आप याद रखेंगे। स्लाइडिंग मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज इन रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो अभी मैंने बताया, स्लाइडिंग मोशन वो टाइप की मोशन है जिसमें पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर मूव करते हैं या मूव करना चाहते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है अब ये दो टाइप्स की है, एक को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दो टाइप्स है, स्टैटिक और काइनेटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉडी विद सरफेस टेंड्स टू स्लाइड ऑन द सरफेस बट द एक्चुअल स्लाइडिंग हैज नॉट येट स्टार्टेड। अभी मैंने बोला था स्लाइडिंग मोशन किसको कहते हैं। स्लाइडिंग मोशन में क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट या तो मूव कर रहे हैं या अभी मूव करना चाहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन विच, ये कब आती है? जब दो बॉडीज, यहां पे ध्यान दें, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगती है? यहां पे ये दो बॉडीज जो है, यहां पे अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा, ये बॉडी रेस्ट में, ये इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ध्यान देंगे, इस बॉडी में फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी आगे जाना चाहती है बट अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई। अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई, मैं इस पे धक्का लगा रहा हूं बट अभी आगे नहीं जा रही है। उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगी ना, वही होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होती है? वही होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई है बट मोशन स्टार्ट होने वाली है, उस वक्त जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगी दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आई? It is the frictional force which comes into existence when point of contact of the body with surface tends to slide. अभी स्लाइड नहीं हो रही है, अभी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, अभी स्लाइडिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं बट द एक्चुअल स्लाइडिंग हैज नॉट येट स्टार्टेड। इसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आई कि नहीं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन is adjusts its value according to the applied force till a point when a body is on the verge of sliding, that is body is about to slide. स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये एडजस्टिंग होती है, मतलब ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अब ये मूव नहीं कर रही, मैं इंक्रीज कर रहा हूं फोर्स, ये अभी मूव नहीं कर रही, मैं फिर से इंक्रीज कर रहा हूं वो बॉडी पे फोर्स, अभी ये मूव नहीं कर रही। बट एक स्टेज आता है जब मैं फर्दर धक्का दे रहा हूं तो ये आगे की तरफ जाती है। बट जब तक ये मोशन में नहीं थी तब तक ये क्या अपना वैल्यू बढ़ा रही थी, एडजस्ट कर रही थी। जितना मैं यहां बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा था उतना वहां से फोर्स लग रहा था, जितना मैं इंक्रीज कर रहा था फोर्स उतना ही वहां से बाहर, क्योंकि ये मूव नहीं कर नहीं रहे थे। फॉर एग्जांपल इस बॉडी पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन और ये बॉडी पे मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब वहां से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब अगर मैंने किया 20 न्यूटन, अब ये बॉडी मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब वहां से 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है।
क्योंकि अगर वहां से फोर्स नहीं लगता तो ये आगे की तरफ जाती। तो इसका मतलब जितना मैंने फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उतना फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब एक स्टेज होता है फॉर एग्जांपल 30 न्यूटन, अभी 30 न्यूटन पे आगे जाना मतलब आगे जाती है। तो इसका मतलब यहां तक जब 10 न्यूटन था वहां से 10 न्यूटन, जब मैंने इंक्रीज किया फोर्स तो यहां से भी एडजस्टमेंट हुई, उतना ही आया 20 न्यूटन। जब मैंने 30 लगा वहां से भी 30 आया, और 30 के बाद जो ही मैंने अप्लाई किया अब ये बॉडी आगे की तरफ जाने लगेगी। तो याद रखेंगे ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये होता है क्या, कौन सा फोर्स होता है, ये एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट एंड इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक और बात आप याद रखेंगे, जब बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, जब 30 न्यूटन पे, अब 30 न्यूटन से मैंने थोड़ा भी फोर्स लगाया, उस वक्त जब 30 न्यूटन जो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जिसके बाद ये गाड़ी चल रही है, ये ब्लॉक आगे मूव हो रहा है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल, क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम एफएल से भी डिनोट किया जाता है, एफएल से भी डिनोट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये बात आप याद रखें। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट काइनेटिक फ्रिक्शन। अब दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी किसका टाइप है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। The opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of the other body is called kinetic friction. अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, अब क्या हो रहा है, अभी तक जो हमने फोर्स इस बॉडी पे लगाया, फॉर एग्जांपल मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, वहां से 10 न्यूटन फोर्स लगा तो ये बॉडी आगे की तरफ नहीं गई। अब ये बॉडी इस पे फोर्स मैं लगा रहा हूं, ध्यान देंगे, ये केस वाइज हम पढ़ेंगे। पहले इस बॉडी पे फोर्स नहीं लग रहा था तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही, ठीक। अब इस बॉडी पे मैं फोर्स अभी अप्लाई कर रहा हूं बट बॉडी आगे की तरफ नहीं जा रही, ठीक। ये दूसरा केस है। अब इस बॉडी पे मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं फिर से, यहां 20 न्यूटन, अभी भी बॉडी आगे की तरफ नहीं जा रही। तीसरा केस, चौथा केस, अब क्या कर रहा हूं, अब मैं फोर्स लगा रहा हूं, ध्यान दें, फोर्स लगा रहा हूं 30 न्यूटन, तो बॉडी अभी रुकी हुई है। बट अगर मैं नेक्स्ट केस में, इसको पहले ऊपर लिखते हैं, इस बॉडी पे मैं लगा रहा हूं 30 न्यूटन, अभी बॉडी आगे नहीं जा रही। जो ही मैंने 30 से बढ़ाया, 30 से थोड़ा भी बढ़ाया, मतलब फॉर एग्जांपल 31 किया, 31, ये बॉडी अब आगे निकली, मतलब ये विद वेलोसिटी भी आगे की तरफ जा रही। पहले केस में बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगी। जब भी दो बॉडीज विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर अगर कांटेक्ट में भी है, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे। बट जो ही मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी आगे नहीं गई, इसका मतलब कि वहां से किसी ने 10 न्यूटन फोर्स दिया, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे 0, तो ये रेस्ट में है। तो वही कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। अब 20 लगाया, फ्रिक्शनल, यहां से बॉडी आगे फिर भी नहीं गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स ने अपना वैल्यू बढ़ाया। अब कितना बना फ्रिक्शनल फोर्स, 20 न्यूटन। अब जब मैंने 30 लगा, अभी 30 पे जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अभी वहां से भी कितना लग रहा है, 30, मतलब बॉडी अभी आगे नहीं जा रही है। बट जो ही मैंने 31 कर दिया, अब बॉडी आगे की तरफ जाने लगी। तो यहां तक इस 0 से 30 तक इस फ्रिक्शन ने क्या किया, एडजस्ट किया, अपना वैल्यू एडजस्ट किया। बट जो ही 31 हुआ, ये बॉडी अब एडजस्ट नहीं कर पाएगी और बॉडी अभी आगे की तरफ जाना चाहेगी। तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, यहां पे लगेगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कौन सी टाइप, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अभी बॉडीज रेस्ट में है। यहां पे भी क्या लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां पे भी क्या लगेगी, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। अब जब ये बॉडी, इसके आगे हमने फोर्स इंक्रीज किया, अब बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो अब फ्रिक्शन जो है वो, इसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। सिंपल सी बात आप याद रखेंगे, जब तक बॉडी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव नहीं कर रही है, तब तक लगती है कौन सी फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। बट जब बॉडी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर मूव कर रही है, तब उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic, for example, flat box moving over the horizontal table, kinetic friction is less than the value of limiting static friction. ये भी एक important बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। आपने ये देखा होगा, जो ही कोई किसी बॉडी पे आप धक्का देते हो, पहले वो मूव नहीं करती, फिर इंक्रीज करते हो अपना धक्का, वो भी मूव नहीं करती। बट जो ही एक स्टेज आता है, एक स्टेज के बाद वो आगे चलना जा रही है। बट जो ही वो आगे जा रही है ना, फिर आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये बात आपने ऑब्जर्व की होगी, हैवी ब्लॉक है कोई, आप उसको धक्का दे रहे हैं, वो आगे नहीं जा रहा। आपने इंक्रीज किया धक्का देना, वो अभी भी नहीं जा रहा। अब आप इंक्रीज करो फर्दर,
अब वो आगे जा रहा है, बट जो ही वो आगे जाएगा ना, तो आपको फिर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तभी हम कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है। ये बात आप याद रखें। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द बॉडी। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये स्पीड ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करती। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे इस बॉडी पे फोर्स अब अप्लाई किया, इस बॉडी में आई वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आई, फ्रिक्शनल फोर्स अब आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बनी 10 मीटर पर सेकेंड। बट याद रखेंगे, जितना फ्रिक्शनल फोर्स 5 मीटर पर सेकंड पे लग रहा था ना, उतना ही 10 मीटर पर सेकंड पे लग रहा है। ये बात समझ में आए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है या काइनेटिक फ्रिक्शन स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन ट्राइज टू रोल द बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये बॉडी को रोल करवाना चाहती है। क्या करवाना चाहती है? रोल करवाना चाहती है। Rolling means rolling is a type of motion in which the point of contact the body is rest with respect to surface in the contact with the body. अब ये रोलिंग क्या होती है? रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? स्लाइडिंग मोशन। स्लाइडिंग मोशन में क्या होता था? ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर क्या कर रहे थे? मूव। बट इन केस ऑफ रोलिंग मोशन, जब बॉडी रोल कर रही होती है ना, तब क्या होता है? तब अब देखें, यहां पे अब देखेंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, आप उसको पुश करो वो आगे की तरफ नहीं जा रहा, और पुश करो आगे की तरफ नहीं जा रहा, पुश करो और आगे की तरफ नहीं। अब एक और तरीका है उसको आगे ले जाने का, आप नीचे से उसको उठा के ऐसे पलट के आगे पहुंचा देते हो। पलटना आसान होता है कि धक्का देना? आप कहेंगे सर पलटना आसान होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ध्यान दें, पहले इस बॉडी को मैं सीधे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी मूव कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुई थी? स्लाइडिंग मोशन। क्या हो रही थी? स्लाइडिंग मोशन। बट एक और टाइप की मोशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें हम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को मूव नहीं करवाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस बॉडी को ऊपर उठा के ऐसे आगे ले जा रहा हूं, तो एक स्टेज आएगा, क्या होगा? इस स्टेज पे क्या होगा? इस स्टेज पे क्या होगा? ये बॉडी ऐसे होगी जब इसको मैं ऊपर उठा के ऐसे, तो यहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखें, सारी बॉडी आगे मूव कर रही है, बट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी। यहां पे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपनी ही जगह पे है और बॉडी आगे की तरफ जा रही है। इसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? रेस्ट में। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगती है? जब बॉडी स्लाइडिंग मोशन में, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मूव कर रहे हैं, बट यहां पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? रेस्ट में। तो यहां पे इस मोशन को क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन। बात समझ में आई? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन असली चाहती है कि ये बॉडी रोल कर जाए। रोल करने का मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या है? रेस्ट में है। रोलिंग मोशन आप याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट अपोजेस जनरल मोशन। ये एक ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो हर किसी मोशन को क्या करता है? अपोज करता है, चाहे स्लाइडिंग मोशन हो या रोलिंग मोशन हो। अभी आपने देखा रोलिंग मोशन किसको कहते हैं और स्लाइडिंग मोशन किसको कहते हैं। दैट इज मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। ये टोटल बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर रोलिंग मोशन जो है, यहां पे हमने देखा, हाँ, यहां पे हमने देखा कि बॉडी अब रोल कर रही है, तो यहां पे तो फ्रिक्शनल फोर्स अब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगती है? जब बॉडी स्लाइड करती है। अब ये बॉडी यहां पे स्लाइड नहीं करती है, तो इसका मतलब ये बॉडी, अब अगर बॉडी कोई रोल कर रही है तो वो तो कभी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, बट आफ्टर सर्टेन टाइम रोलिंग बॉडीज भी क्या करती है? रेस्ट में आ जाती है। तो क्यों आ जाती है? तो वहां पे एक और फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। बट याद रखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो जनरल मोशन को अपोज करता है, सारी मोशन उसको अपोज करता है, चाहे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, स्लाइडिंग मोशन हो या रोलिंग मोशन हो। रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन ऑल बॉडीज इन मोशन। कोई भी बॉडी जो मोशन में है उस पर रोलिंग फ्रिक्शन लगती है। रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन हाउ मच बॉडीज इन कांटेक्ट प्रेस ईच अदर। रोलिंग फ्रिक्शन, एक और बात, रोलिंग फ्रिक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि नॉर्मल फोर्स कितना, या दो बॉडीज एक दूसरे को कितना हार्डली प्रेस करती है। रोलिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड नहीं करती। रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के निस्बत। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या एडवांटेज है? फ्रिक्शन is important as it influences almost every part of human life। फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि हर
लाइफ में आप जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो ना, उसमें फ्रिक्शन की इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। चल आप पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप खेल पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आप खा पा रहे हैं, अगर आप जो चीज खाते हैं और आपके हैंड के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप स्लिप हो जाएगा आपके हाथ से, तो आप खा नहीं पाएंगे, आप मुंह नहीं कर पाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे, आप पहन नहीं पाएंगे। देयर इज कोई भी एक्शन जो है आप फ्रिक्शनल फोर्स के बिना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वी कांट राइट, ईट, वॉक और प्ले। वी कांट यूज कार्स, बाइसाइकिल्स। वी कांट टाई रोप्स, टाइज आप नहीं लगा सकते, रोप्स आप यूज नहीं कर सकते। वी कांट होल्ड एनीथिंग इन आवर हैंड्स, किसी भी चीज, मोबाइल फोन अपने आप हाथ में आप नहीं रख सकते। मीटियर्स विल क्रैश इनटू अर्थ। मीटियर्स एक टाइप्स की स्टोन्स जो होती हैं, वो जो आउटर स्पेस से आती हैं, वो हमारी अर्थ की तरफ बढ़ती हैं, बट ड्यू टू दिस फ्रिक्शन वो क्या हो जाती हैं, वो हवा में ही क्रैश हो जाती हैं और हम बच पाते हैं। क्यों? ये मीटियर्स जो जब ऊपर से आती है ना, ध्यान देना यहाँ पे अर्थ, और यहाँ से एक स्टोन आई, ये कहाँ की तरफ, ये बहुत बड़ी होती है, ये हमारी अर्थ की तरफ मूव कर रही है। बट जब ये आगे मूव कर रही होती है ना, तो क्या होता है, ये यहाँ पे एयर होगा, एटमॉस्फेयर है। अब ये आगे की तरफ जा रही है तो ये रब करती हुई जा रही है ना, एयर है यहाँ पे। तो ये जब ये स्टोन आई यहाँ से, बाद स्टोन आई तो ये ईयर रेस्ट में है, ये विद रेस्पेक्ट टू दिस ईयर क्या है, ये बॉडी क्या है, मोशन में। तो यहाँ पे क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी। अब ये फ्रिक्शन लगेगी, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, और हीट प्रोडक्शन की वजह से ये मीटियर जो है बाहर आउटर स्पेस में ही खत्म हो जाती है और हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचती। तो मीटियर्स को क्रैश होने से कौन बचाता है, यही क्या नाम है इसका, फ्रिक्शनल फोर्स। ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रिक्शन या डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन आप याद रख सकते हैं। जरा बोले डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ऑल्दो फ्रिक्शन इज नेसेसरी, फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, अभी हमने देखा, बट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द लाइफ, बट फ्रिक्शन आल्सो मेक्स सर्टेन थिंग्स डिफिकल्ट फॉर अस। बट फ्रिक्शन जो है हमारे लिए कुछ काम जो है वो क्या कर देता है, मुश्किल कर देता है। जरूरी तो बहुत ज्यादा है, बट हमारे कुछ काम ये बढ़ा देता है, तो तभी हम इसको कहते हैं नेसेसरी इवल भी कहते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन जो है, अभी मैंने कहा, जब भी बॉडीज, दो बॉडीज मोशन में होंगी विद रेस्पेक्ट टू वन अनदर, फॉर एग्जांपल ये पेन विद रेस्पेक्ट टू दिस हैंड आगे जा रहा है, आप फील करेंगे क्या, आप फील करेंगे यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शन की वजह से, जब फ्रिक्शन बॉडीज मोशन में हो रही है तब फ्रिक्शन लगती है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है एनवायरनमेंट में। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर। और दूसरी बात, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर हो जाता है, चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने टायर्स देखे होंगे, नई गाड़ी जब लाते हैं टायर्स उसके नए होते हैं, फिर जब 1-2 साल बाद देखते हैं तो उसके वो टायर्स जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुए होते हैं। तो वो किसकी वजह से, वो इसीलिए कि फ्रिक्शन लगती है बिटवीन रोड एंड टायर्स। अगर आप शूज नए लाते हो, उसके सोल्स भी आफ्टर सर्टेन टाइम क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और इसलिए फ्रिक्शन जो है ये इसका ड्रॉबैक है। दस फ्रिक्शन इज सेड टू बी नेसेसरी इवल। तभी हम कहते हैं एक ये नेसेसरी इवल है, ये गलत है, मतलब इससे हमारा काम बढ़ जाता है, बट हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब देखें, अब हमें कहीं पे फ्रिक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, फॉर एग्जांपल चलने में, अगर चलने में फ्रिक्शन कम है तो आप नीचे गिर सकते हैं, और कहीं पे हमें फ्रिक्शन की कम ही जरूरत है, तो हम ये देखेंगे कि हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। सबसे पहली बात, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स का यूज करके। सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। वो सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स। फॉर एग्जांपल ऑयल हो, ग्रीस हो या ग्रेफाइट हो। ऑयल आपने देखा होगा, बहुत सारे मशीन्स में हम ऑयल डालते हैं। क्यों ऑयल डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। ठीक, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्मूथिंग द सरफेस। अब दूसरा, अभी हमने देखा, अगर आपने देखा होगा कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा क्या होती है प्रोजेक्शंस। अब जितनी प्रोजेक्शन, अगर फ्रिक्शन हमें कम करनी है तो प्रोजेक्शंस को काट दो, तो क्या होगा, प्रोजेक्शंस को काट दें तो क्या होगा, फ्रिक्शन डिक्रीज हो। तो स्मूथ जितना करेंगे हम फ्रिक्शन उतनी कम होगी। बट यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, हम ज्यादा स्मूथ भी नहीं कर सकते सरफेस को, क्योंकि अगर आपने ज्यादा स्मूथ कर दिया, ज्यादा स्मूथ करने के बाद ये दो बॉडीज के मॉलिक्यूल जो है ना, वो एक दूसरे के और करीब आएंगे और स्ट्रांग बॉन्ड्स बनेंगे और फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। यूजेज ऑफ व्हील्स आल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है व्हील का यूज करना, क्योंकि व्हील जो है आपको पता ही है, व्हील में क्या होती है, रोलिंग मोशन। और रोलिंग मोशन क्या होती है, रोलिंग मोशन की वजह से कौन सी फ्रिक्शन लगती है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है, याद रखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन रोलिंग के वक्त ही नहीं लगती है, ये हर मोशन को अपोज करती है। बट यहाँ पे जब बॉडी रोल करेगी उस वक्त सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगी, तो सिर्फ कौन सी फ्रिक्शन लगेगी, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है, इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जब कम होगी तो हम आसानी से चीजों को मूव करवा सकते हैं।
मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अब कहीं कहीं पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है तो हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करेंगे? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द सरफेस कांटेक्ट रफ। अब अगर हमें फ्रिक्शन इंक्रीज करनी होगी, कैसे इंक्रीज करेंगे? हम इन दो सरफेसेस के मतलब ये जो सरफेसेस के प्रोजेक्शन है उनको बढ़ा देंगे, इनको रफ बना देंगे। पहले में स्मूथ बनाना था, अब यहाँ पे रफ ज्यादा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सोल्स ऑफ शूज आर ग्रूड, अगर आपने सोल्स देखे होंगे शूज के तो वो उनमें कट्स लगे होते हैं, टायर्स में कट्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि कट लगाने से क्या होगा? प्रोजेक्शंस बढ़ेंगी तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। वही हम लिखा है टायर्स आर ट्रीटेड। कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट, अगर हमने कबड्डी देखी होगी तो वहां पे क्या होता है, जब वो खेलते हैं खेलते खेलते उनका पसीना आ जाता है तो उनको पकड़ने में फिर क्या होती है, आसानी नहीं होती है। तो फिर क्या करते हैं, आपने देखा होगा प्लेयर्स जो है वो अपने हाथ को मलते हैं क्या, वो मिट्टी से, ताकि वो अपने अपोनेंट को अच्छे से पकड़ पाए। उस मिट्टी से क्या हो जाता है, प्रोजेक्शंस बढ़ जाती हैं और तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के केस में फ्रिक्शन कैसे लगती है? फ्लूइड्स उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो फ्लो होते हैं, फॉर एग्जांपल गैसेस और एयर जो है गैसेस और लिक्विड्स। वाटर में इसमें एग्जांपल लेंगे आप, वाटर इसमें गैसेस में लेंगे, कोई भी सब गैस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनके केस में फ्रिक्शन कैसे लगती है? द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग। इस फ्रिक्शनल फोर्स को जो फ्रिक्शन की वजह से फ्लूइड्स की वजह से लगता है ना, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे, जब कोई बॉडी मोशन कर रही है इन द फ्लूइड मींस वो सब्सटेंसेस जो फ्लो हो रही है, फॉर एग्जांपल गैसेस और लिक्विड्स, तो उनमें कोई ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो उस पे क्या लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। तो ये ड्रैग फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। अगर स्पीड ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा। अगर स्पीड कम है तो ड्रैग फोर्स कम होगा। नेचर ऑफ द फ्लूइड, दूसरी बात ये इस पे भी डिपेंड करता है कि फ्लूइड का नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल आप यहां पे ले सकते हैं, आपके पास दो ग्लासेस है, एक ग्लास में वाटर भरा हुआ है और दूसरे में हमने भरा हुआ है ऑयल भरा हुआ है। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे, ये वाटर और ये ऑयल, अब अगर मैं दोनों में ड्रॉप कर दूं कॉइन को, इसमें भी ड्रॉप कर दूं और इसमें भी ड्रॉप कर दूं, जरा बोलो नीचे सरफेस पे किसकी सरफेस पे जल्दी आएगी कॉइन? आप कहेंगे सीधे वाटर पे, क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल ज्यादा फ्रिक्शनल, ज्यादा ड्रैग फोर्स लगाता है उस पे, और वाटर कम ड्रैग फोर्स लगाता है। तो वही हमने कहा ये नेचर ऑफ फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स। तो ऑयल के केस में ड्रैग फोर्स ज्यादा है, वाटर के केस में कम है। शेप ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड करता है, जो बॉडी इस फ्लूइड में ट्रैवल कर रही है उसकी शेप क्या है, उस पे भी डिपेंड करता है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तभी आपने देखा होगा जो भी व्हीकल्स समंदर में चलती है ना, उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। उसी स्ट्रीम लाइन शेप की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है और वो शिप्स हो या कोई और वेसल हो, वो आसानी से फिर ट्रैवल करता है उस सी में। क्योंकि उस अगर आपने देखा होगा वो पर्टिकुलर सी शेप होती है, वो ऐसी राउंड सी शेप होती है आगे और पीछे। और किसी भी अगर आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल जो समंदर में ट्रैवल करती है, चाहे बोट हो चाहे शिप हो, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। और एनिमल्स में भी अगर आपने सी एनिमल्स को देखा होगा तो उनकी वो पर्टिकुलर शेप होती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन शेप। तो क्यों वो स्ट्रीम लाइन शेप होती है? ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो, ताकि उन जानवरों को, ताकि जो सी में एनिमल्स रहते हैं उनको आसानी हो ट्रैवल करने में, इसलिए उनकी वो एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसको हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। तो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। We will be meeting you in next session. तब तक के लिए goodbye, Allah Hafiz and take care.